हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट को। इससे पहले अपने चैनल पे हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कम्प्लीटली अपलोड किया है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉलिड को। तो देखिए, हमारे जो मैटर होता है, मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को। तो चलिए सॉलिड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारे आसपास 80% जो चीज़ें हम देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो वॉल्यूम और शेप होती है वो डेफिनेट होती है, और साथ में इनको ईजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जो आपके सॉलिड होते हैं आपको उनको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है इंटरमोलिकुलर वो बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम के बीच में ज़्यादा होता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं या फिर इनको ईजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की कि कितनी तरह के सॉलिड हम देखते हैं। सॉलिड की 3 फॉर्म देखने को जनरली मिलती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस एंड सुपर कोल्ड लिक्विड। तो 3 तरह की यहाँ पे फॉर्म है या फिर टाइप ऑफ सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड एंड सुपर कोल्ड लिक्विड। चलिए वन बाय वन सभी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहने के साथ साथ ये बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होंगे वो एक अरेंज उसमें रहेंगे, और दूसरी बात ये जो ऑर्डर होगा ये बार बार रिपीट होता रहेगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यूनिट होगी यहाँ पे ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये लॉन्ग ऑर्डर के सॉलिड होंगे, लॉन्ग रेंज के ऑर्डर, ये इनको कहा जा सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो इसमें आप देख भी सकते हैं इसके जो एटम्स होते हैं वो हाईली ऑर्डर उसमें अरेंज रहते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा है आपका मोलिकुलर सॉलिड। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो तीसरा टाइप है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड भी है। और फोर्थ टाइप जो होता है उसको बोलते हैं, थर्ड टाइप है आपका कोवलेंट सॉलिड, और फोर्थ टाइप का आपका है मेटेलिक सॉलिड। तो जो सॉलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है हमारा आयनिक सॉलिड। अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की तो इसमें क्या होता है, ये सॉलिड आयन से मिलकर बने होते हैं। सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ आयन, जो आयन से मिलके बने होंगे। सपोज करो आपके पास NaCl है, NaCl आपका क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो ये आयन्स हैं। और इन आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे सीजियम क्लोराइड भी है। चलिए बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी हाई रहता है। बात कर लेते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड रखेंगे। और जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की सॉलिड की, और फिर हमने बात की सॉलिड के टाइप की। तो सॉलिड के 4 टाइप हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये हमारे 4 तरह के सॉलिड के टाइप हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टाइप को। द सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मैंने आपको बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड से बने होंगे उसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी आगे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड
मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 3 तरह के यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। सबसे पहले को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होंगे उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगी वो 0 होगी। डायपोल मोमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो चार्ज सेपरेशन होगा वो 0 होगा, और अगर चार्ज सेपरेशन 0 है इसका मतलब वो नॉन पोलर टाइप का है। तो देखिए नॉन पोलर टाइप का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है वो है हमारा CO2। CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, या फिर हम इसमें देखें इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइड ऑक्सीजन की सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे ये ऐसे सॉलिड होंगे जिनके अंदर चार्ज डेवलप होते हों, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर डायपोल मोमेंट प्रेजेंट हो। अगर हम बात करें SO2 मॉलिक्यूल की, तो जो आपका SO2 मॉलिक्यूल होता है ये बैंड फॉर्म में रहता है, और बैंड फॉर्म में रहने की वजह से इसके अंदर डायपोल मोमेंट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो SO2 के केस में डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगी, इसलिए इनको बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है SO2। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप का जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो जैसे आपका वाटर हो गया, लेकिन किस फॉर्म में? आइस की फॉर्म में। अगर वाटर को आइस की फॉर्म में ले जाए तो उसको बोला जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, जब एक हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए और दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो हाइड्रोजन इंटरेक्ट करने लगे, तब इस वीक इंटरेक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, और मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की। जो आपका थर्ड टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो होता है आपका कोवलेंट, या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड इन विच मेटल आर बॉन्डेड विथ कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया। यहाँ पे मेटल की जगह हम एटम कर लेंगे। सॉलिड इन विच एटम आर बॉन्डेड विद कोवलेंट बॉन्ड, जैसे डायमंड हो गया आपका, डायमंड सबसे हार्ड सॉलिड भी माना जाता है। ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, या फिर आपका सिलिकेट हो गया, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसको बोलेंगे हम ये कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड होते हैं। नेटवर्क सॉलिड का मतलब ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D में अरेंज रहता है। चलिए बात कर लेते हैं मेटेलिक सॉलिड की, जो कि फोर्थ टाइप है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। आपको पता ही है जो मेटेलिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनका जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और इसमें होता क्या है कि जो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनकी आसपास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट constitute positive charge metal ion and electron which held by positive charge in metallic ion are called metallic bond. R metals are form metallic solid. जितने भी आपके metals होते हैं वो सभी metallic solid को बनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है। इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड जिनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनकी शेप और वॉल्यूम क्या हो, डेफिनिट हो। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने बात की कि ये सॉलिड 3 तरह के हो सकते हैं। आपका क्रिस्टलाइन हो सकता है, अमोर्फस हो सकता है, या फिर सुपरकूल्ड लिक्विड हो सकता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 उसमें डिवाइड किया गया है, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड।
ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो यहाँ पे ये टाइप थे सॉलिड के। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो देखिए, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की, तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है और डेफिनेट होती है, क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं मैटर का। अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड की, तो इसमें इरेगुलर शेप रहती है और इसकी ज्योमेट्री भी इरेगुलर ही होती है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड डिफरेंस की। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें अमोर्फस की, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे पहले ही ये थोड़ा सा मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक प्लास्टिक है और प्लास्टिक को आप थोड़ा सा गर्म करने लगे हैं, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही वो थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। बात करें अगर हम थर्ड डिफरेंस की, तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वे लॉन्ग रेंज के सॉलिड होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड की, तो ये शॉर्ट रेंज के सॉलिड होते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो ये एनिसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और ये जो आपके अमोर्फस होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं। एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या टर्म है? देखिए, आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक को थोड़ा समझेंगे। हम बात करें अगर इसकी, तो एनिसोट्रोपिक में कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो सभी डिफरेंट साइड पे ये डिफरेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है NaCl का, और इसमें क्या होगा कि जो आपके NaCl है वो हर कॉर्नर पे अलग अलग एटम लगे हुए हैं। तो इस कॉर्नर पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, या फिर इस पे अलग आएगा। थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग शो करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगी तो वो एनिसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन अमोर्फस में ये आइसोट्रोपिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किससे मेज़र करेंगे या फिर हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर अमोर्फस है या फिर कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम इजीली ये पता कर पाएंगे कि हमारा जो एक सॉलिड है, गिवन सॉलिड है, वो अमोर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें है क्या? इसमें है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस जनरली हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसके अंदर जो एटम्स है वो किस तरह से 3D में अरेंज है। सपोज़ कीजिए मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री है, और मैं इसको 3D में जब स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें 4 एटम तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन 2 एटम अलग अलग उसमें प्लेन में लाई करते हैं। तो ये 2 एटम एक प्लेन में लाई करते हैं और ये 4 एटम अलग प्लेन में लाई करते हैं। तो स्पेस लैटिस जनरली होती क्या है? ये स्पेस लैटिस हमें ये बताती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आयन्स है वो कैसे अरेंज है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं किसी सॉलिड की जब हम स्टडी करते हैं 3D में, उसको स्पेस लैटिस बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट सेल की। देखिए यूनिट सेल क्या होता है? जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उसमें क्या होता है, बार बार रिपीटिंग यूनिट आती रहती है। ये क्या है? बार बार रिपीटिंग यूनिट आती रहती है, क्योंकि लॉन्ग ऑर्डर के ये सॉलिड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्टडी करना है किसी क्रिस्टल की फिज़िकल स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका केवल एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये बता देंगे कि पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस छोटे पार्ट को ही हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये जो छोटा पार्ट हमने किसी सॉलिड का लिया है स्टडी करने के लिए, इसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, अ यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस विच रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यूनिट सेल किसी स्पेस लैटिस का सबसे छोटा पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। और अगर हम किसी यूनिट सेल की स्टडी कर लेते हैं तो हम इजीली बता पाएंगे कि स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज सॉलिड, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये बार बार इसमें यूनिट रिपीट हो रही है।
तो हमने क्या किया, हम पूरे क्रिस्टल की स्टडी ना करके हमने एक यहाँ से सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ली, जिसको हम यूनिट सेल बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट सेल की स्टडी करके इस पूरे क्रिस्टल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने 3D में स्ट्रक्चर दिखाया है। दिस इज़ अ क्यूब और इसमें बार बार यूनिट सेल रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें बार बार यूनिट सेल रिपीट हो रही है। और आपने क्या किया, इसमें से केवल एक यूनिट सेल को उठाया और इसकी स्टडी की, और आप इजीली बता पाएंगे कि कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल और फिजिकल दोनों हो सकती है उसको आप बता पाएंगे। चलो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए ये कोई एक यूनिट सेल हमने उठाई और यूनिट सेल में आप देखिए कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेस की, तो देखिए एक फेस यहाँ पे ऊपर की तरफ है, एक फेस पीछे की तरफ है, एक फेस इस साइड को है, एक फेस इस साइड को है, और यहाँ पे एक फेस नीचे की तरफ है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक फेस मेरी साइड है जो यहाँ पे इस तरह से है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कॉर्नर होते हैं 8, फेस होते हैं 6 होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ एज, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 हमारे पास क्या है, एजेस हैं। अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल की, तो बॉडी डायगोनल आप कैसे डाल सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे बॉडी डायगोनल डाल सकते हैं, या फिर इस कॉर्नर से इस पे डाल सकते हैं, और इससे इस पे डाल सकते हैं, और इसी तरह से एक पीछे से एक डायगोनल वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो एक बॉडी के अंदर 4 डायगोनल आ सकते हैं। अगर हम बात करें फेस डायगोनल की, तो फेस डायगोनल आप देखिए किसी एक फेस पे आप 2 डायगोनल को डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल जो फेस है वो 6 हैं, और एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल आ सकते हैं। तो 6 फेसेस के ऊपर कितने डायगोनल आ जाएंगे, 12 डायगोनल आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें किसी यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर होंगे हमारे 8, फेस होंगे 6, नंबर ऑफ एज होगी 12, और बॉडी डायगोनल 4 रहेंगे, और फेस डायगोनल हमारे पास 12 रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, जो कि जो फेस हैं जो आपस में जॉइन है उनके बीच का एंगल होता है। अब बात कर लेते हैं ए बी सी की। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, और ये ए है। ए बी सी लिखा है। दीज आर कॉल्ड एज लेंथ। इनको क्या बोला जाएगा, एज लेंथ बोला जाएगा। तो अगर हम बात करें किसी यूनिट सेल की, तो उसके अंदर ये पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर टोटल होते हैं हमारे पास 7। इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ एज होते हैं, बॉडी डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल होते हैं, इंटरफेशियल एंगल होते हैं, और एज लेंथ होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 रहेंगे, नंबर ऑफ फेसेस 6 रहेंगे, नंबर ऑफ एज 12 रहेंगे, बॉडी डायगोनल 4 रहेंगे, और फेस डायगोनल यहाँ पे 12 रहेंगे। अल्फा बीटा गामा को इंटरफेशियल एंगल बोला जाता है, जो अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ए बी सी यहाँ पे एज लेंथ है, ये भी अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग हो सकती है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। देखिए हमने यूनिट सेल पढ़ा, यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। अब हम देख लेते हैं यूनिट सेल कितनी तरह की हो सकती है। तो देखिए यूनिट सेल 4 तरह की हो सकती है। सबसे पहले बात करें सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम शॉर्ट में SCC भी बोलते हैं। दूसरा आपका हो सकता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम BCC भी बोलते हैं। अगर हम बात करें फेस सेंटर यूनिट सेल की, इसको हम FCC बोलते हैं। और जो लास्ट टाइप होता है यूनिट सेल का, उसको हम ECC या फिर एंड सेंटर क्यूबिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ये टाइप है यूनिट सेल के। 1 बाय 1 हम सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट सेल 4 टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल एंड सेंटर यूनिट सेल। चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। अगर आपके पास कोई यूनिट सेल है और उसमें जो एटम्स है वो केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसी सेल है जिसमें
जो एटम्स है वो कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसके ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8 हैं, या फिर लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 हैं। अगर मैं बात करूँ 3D स्ट्रक्चर की, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपका 3D में, तो एक यूनिट सेल अगर हम डिस्कस करें, एक यूनिट सेल सपोज करो, एक यूनिट सेल में ये ले लेता हूँ, तो ये यूनिट सेल 8 यूनिट सेल से शेयर रहती है। देखिए एक नीचे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, तो इसी तरह से एक आगे की तरफ भी शेयर रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक यूनिट सेल 8 यूनिट सेल से क्या रहती है, शेयर रहती है। तो हम यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि जो आपकी यूनिट सेल है उसके अंदर 8 लैटिस पॉइंट रहेंगे और ये लैटिस पॉइंट किसी 8 यूनिट से शेयर रहेंगे। सपोज़ कीजिए इसके बगल में एक यूनिट सेल आ सकती है, उससे ये एटम शेयर हो जाएगा, एक यूनिट सेल नीचे आएगी, यहाँ से शेयर हो जाएगा, और एक यहाँ पे इसके पीछे आ सकती है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो एक एटम है वो 8 यूनिट सेल से शेयर रहता है। जब एक एटम 8 यूनिट सेल से शेयर रहेगा तो क्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, टोटल एटम 8 थे और एक एटम 1/8 से शेयर रहता है, या फिर बोल सकते हैं 8 यूनिट सेल से शेयर रहता है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे हमारे 8 × 1/8। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट सेल में एक एटम ही प्रेजेंट होता है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में अगर हम बात करें, शॉर्ट में इसको समझें, तो एक सिंपल क्यूबिक सेल में सभी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर वाले जो एटम्स होंगे वो 8 यूनिट सेल से शेयर रहेंगे। तो अगर हम निकालना चाहें किसी यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो सिंपल क्यूबिक सेल में एक एटम ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि 8 एटम 1/8 से शेयर रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर सेल की। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर क्या होगा कि कॉर्नर पे आपके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ एक बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट रहेगा। जो बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट रहेगा वो किसी से शेयर नहीं होगा और ये कम्प्लीटली सेल के अंदर ही अपने आप को रखेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर पे और एक यहाँ पे मिडिल में जो है सेंटर में है, तो टोटल हो गए हमारे पास 0.9। अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर एटम की, तो इसकी कोई शेयरिंग नहीं होती है किसी के साथ, इसलिए ये कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में, तो इसके लिए एटम आ गया 1। अब जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो फिर से ऐसे ही कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8 से, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1 + 1 = 2। तो याद रखेंगे BCC में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 2। अब बात कर लेते हैं फेस सेंट्रल यूनिट सेल की। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके एटम्स होंगे वो कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। जो आपका फेस सेंटर यूनिट सेल होगा उसमें जो एटम्स होंगे कॉर्नर पे होने के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें हम फेस की, तो एक फेस किसी दूसरे फेस से शेयर रहेगा। जैसे मैंने एक यूनिट सेल यहाँ पे बनाई और इसका जो एटम है ये आधा इस यूनिट में शेयर रहेगा और आधा इसमें रहेगा। अगर मैं इसको इसके एडजेसेंट में बना देता हूँ, सपोज़ कीजिए एक यूनिट सेल है और मैं इसके बगल में एक और यूनिट सेल बना देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक और यूनिट सेल बनाता हूँ और यूनिट सेल में आप देखिएगा जैसे ही मैंने एक यूनिट सेल बनाया तो यहाँ पे जो फेस वाला ये एटम है ये इस यूनिट में भी शेयर है और इस यूनिट में भी शेयर है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो एटम फेस पे प्रेजेंट रहेगा वो 2 फेसिस से शेयर रहेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने हैं, 6 हैं। अगर 6 फेस हैं तो एटम भी 6 ही होंगे और वो 2 फेसिस से क्या रहेंगे, 2 यूनिट सेल से क्या रहेंगे, शेयर रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 3 हो जाएंगे। तो फॉर फेस सेंटर यहाँ पे जो एटम आएंगे वो 3 आ जाएंगे और जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो 1/8 से शेयर रहते हैं, तो इसके लिए 1 आ जाएगा। तो जो कॉर्नर पे होंगे उसके लिए आ गया एक एटम और जो यहाँ पे फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उसके लिए आ जाएंगे 3 एटम। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 4 एटम। आई होप आपको ये फेस सेंटर यूनिट सेल समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल की। देखिए एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि
कि कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन किसी दो एंड पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसमें कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एटम प्रेजेंट होने के साथ साथ उसके फेसिस पे भी हो, लेकिन फेसिस क्या होने चाहिए, एंड सेंटर में। एंड सेंटर का मतलब ये है कि अपोजिट पे होने चाहिए। अगर एटम इस फेस पे है तो दूसरा उस पे होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि दो फेस पे एटम प्रेजेंट रहते हैं। अब फिर से वही है कि यहाँ पे जब 8 एटम है तो वो 1/8 से क्या रहेंगे, शेयर रहेंगे। तो इसके लिए एटम आ जाएगा 1, और जो आपके फेस पे 2 एटम हैं वो भी कितने शेयर रहेंगे, हाफ से शेयर रहेंगे, तो आ जाएगा 1। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर हम बात करें ECC में तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर हमसे कोई पूछे इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं तो 8 इसके कॉर्नर के पॉइंट हैं और 2 पॉइंट इसके एंड सेंटर पे है, तो टोटल पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे 10। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यूनिट सेल 4 तरह की होती है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे सिंपल होता है सिंपल क्यूबिक सेल, उसके बाद होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, उसके बाद होता है आपका FCC, और इसके बाद होता है आपका ECC। SSC के अंदर 1 एटम प्रेजेंट रहेगा, BCC के अंदर 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे, FCC के अंदर 4 एटम प्रेजेंट रहेंगे, और ECC के अंदर 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल में सभी एटम केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। BCC में कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, साथ साथ सेंटर में भी 1 एटम प्रेजेंट रहेगा। फेस सेंटर में सभी फेसिस पे एटम प्रेजेंट रहेंगे और साथ साथ कॉर्नर पे भी प्रेजेंट रहेंगे। ECC के केस में क्या होगा, किसी 2 एंडेड फेस पे एटम प्रेजेंट रहेंगे और सभी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की, कि क्रिस्टल के जो सिस्टम्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए, जो आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि क्रिस्टल का सिस्टम क्या है, उसमें पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या आ सकती है, ब्रेवियस लैटिस क्या है, एज लेंथ क्या है, और इंटरफेशियल एंगल क्या है। देखिए, जो टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है इससे रिलेटेड एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाली थी इसी चैनल पे, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस ट्रिक से आप इजीली 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को याद कर पाएंगे। उससे आप इजीली ये बता पाएंगे कि किस में एज लेंथ इक्वल होगी, किस में एज लेंथ इक्वल नहीं होगी, किस में एंगल इक्वल होंगे, किस में एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए, जो आपके सॉलिड सिस्टम होते हैं फिर क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनके 7 टाइप होते हैं। 1 बाय 1 सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला टाइप है वो है क्यूबिक। सबसे पहला सिस्टम का टाइप है क्यूबिक। दूसरे वाला है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, और अगर हम 6 को देखें मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये क्या है, हमारे पास 7 टाइप के सिस्टम है जिनको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। जो आपकी क्यूबिक हो सकती है, जो क्यूबिक सिस्टम होगा, क्रिस्टल का सिस्टम होगा, उसमें आपका प्रिमिटिव भी आ सकता है। प्रिमिटिव बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी इसको बना सकता है, बॉडी सेंटर भी बना सकता है और फेस सेंटर भी बना सकता है। तो टोटल यहाँ पे वेरिएशन हो गए हैं 3, इसलिए ब्रेवियस लैटिस भी आपकी 3 आ गई है। अगर इसमें बात करें एज लेंथ की, तो एज लेंथ इसमें तीनों में इक्वल होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे तीनों इंटरफेशियल एंगल भी यहाँ पे इक्वल आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इजीली कि क्यूबिक के अंदर याद रखेंगे एज लेंथ भी इक्वल होती है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसमें पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। प्रिमिटिव को ही हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। अगर टेट्रागोनल की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह की पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, इसलिए इसकी ब्रेवियस लैटिस हो गई 2। और इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी तो होता है लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होता है। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो इसमें सभी वेरिएशन आ सकती है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। तो यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस हो गई 4, और इसमें तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन इसमें जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो 90 के इक्वल ही होते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें रोम्बाहेड्रल ट्राइगोनल बोला जाता है। इसमें केवल एक ही वेरिएशन पॉसिबल है, वह है प्रिमिटिव। इसमें ब्रेवियस लैटिस 1 हो जाएगा, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है।
तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं और इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसको एज लेंथ और जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं उनको हम इजीली याद नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक शेयर किया है जिससे आप इजीली इन 7 टाइप के क्रिस्टल को याद कर पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है P स्टैंड फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। बॉडी सेंटर, एफ सेंटर या फिर एंड सेंटर, ये 4 तरह की यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक कंपाउंड है जो M और X से मिलकर बना है और ये यूनिट सेल बनाते हैं क्यूबिक। जो M एटम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे एंड BCC पोजीशन पे। तो देखिए हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से आप थोड़ा समझेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो M है वो प्रेजेंट है आपका कॉर्नर्स पे और साथ साथ वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, BCC टाइप हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपके X एटम है, जो आपके X एटम है वो केवल फेसिस पे प्रेजेंट है। तो ये 6 फेसिस पे प्रेजेंट है आपका X एटम। तो इसको हम लगा लेते हैं फेस के ऊपर 1 2 3 4। एक पीछे की तरफ यहाँ पे रहेगा और एक नेक्स्ट जो मेरी तरफ फेस है उस पर रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो M है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8 आता है, तो 1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की तो उसके लिए पूरा कंट्रीब्यूशन एक ही रहता है। तो टोटल जो M हो गए वो हो गए 1 and 1 2, तो ये हो गया M2। और जो आपका X एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, फेस पे, और फेस पे जब वो प्रेजेंट है तो टोटल फेस होते हैं 6 और ये कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ का, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगा M2X3, क्योंकि यहाँ पे जो आपका M है वो बॉडी सेंटर में साथ साथ कॉर्नर में प्रेजेंट है और जो आपका X है वो केवल फेसिस पे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला आ गया आपका M2X3। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक यूनिट सेल है वो कंसिस्ट है ABC एटम से। जो A एटम है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे एज वेल एज फेस पे। तो देखिए जब कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होता है एक एटम और फेस पे भी प्रेजेंट होता है तो सिस्टम बन जाता है FCC, और जब FCC बन जाएगा तो टोटल नंबर हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे A हो गए 4। जो B एटम है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में। जब बॉडी सेंटर में कोई प्रेजेंट होता है तो कम्प्लीटली कंट्रीब्यूशन करता है 1 का, तो ये हो गया A4B। साथ में बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4B। तो इसका आंसर आ गया हमारा A4B। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एज सेंटर। तो देखिए जो एज सेंटर होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हमने यूनिट सेल की बात की थी तो मैंने आपको बताया था किसी यूनिट सेल के अंदर टोटल 12 एज प्रेजेंट होती है, टोटल 12 एज प्रेजेंट होती है। और ये जो एज होती है ये किसी यूनिट से इधर से भी शेयर रहेगी, किसी यूनिट से इधर से भी ये शेयर रहेगी, ऊपर से भी ये शेयर रहेगी इस तरह से, और एक पीछे की साइड से शेयर रहेगी। तो जो एक एज लेंथ होती है, एक जो एज लेंथ रहेगी वो 4 यूनिट सेल से शेयर रहेगी। तो टोटल जो एज है वो 12 है और वो 1/4 से शेयर रहती है, इसलिए जो एज होती है वो 3 का कंट्रीब्यूशन करती है। चलिए बात कर लेते हैं डेंसिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉलिड स्टेट। डेंसिटी अगर हमें निकालनी हो किसी सॉलिड की तो आपको पता ही है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितनी वॉल्यूम में कितना मास है। अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है तो हम इजीली इसकी डेंसिटी बता पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है डेंसिटी यूनिट सेल का तो हम इजीली कैसे निकाल पाएंगे, मास ऑफ यूनिट सेल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई सपोज किसी मास है 2 ग्राम है यहाँ पे किसी सॉलिड का या फिर किसी यूनिट सेल का, और वॉल्यूम वहाँ पे हमने ली है 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया है, तो वहाँ पे आपका इजीली डेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है। साथ में हमें ये भी पता है कि जो मास होता है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का वो होता है मोलर मास,
और आपके एवोगैड्रो नंबर का क्या होता है वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हमें मास निकालना है ईच एटम का तो हम मोलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब का मास होगा यूनिट सेल का हम क्या करेंगे, जब हमने मास निकाल लिया ईच एटम का तो हम पता करेंगे कि हमारे यूनिट के अंदर कितने एटम है। सपोज कीजिए एससीसी है तो हमें पता है कि एक एटम है, एफसीसी है तो उसके अंदर 4 एटम है, अगर बीसीसी है तो उसके अंदर 2 एटम होते हैं, ईसीसी के अंदर भी 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यूनिट सेल में इसको हम बोलते हैं जेड, और जेड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर एक एटम का मास इतना है तो जेड एटम का मास कितना होगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर एंड ABC। जो जेड है वो बताता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है। एम क्या बताएगा, हमें मोलर मास बताएगा किसी यूनिट का या फिर किसी सॉलिड का। एन ए क्या है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है। ABC क्या होती है, एज लेंथ होती है। सपोज करो आपके पास कोई क्यूबिक सिस्टम है, कोई क्यूबिक सिस्टम है, और क्यूबिक सिस्टम की हम बात करें तो टेबल जैसे हमने ऊपर देखी, हमने देखा 7 टाइप होते हैं क्रिस्टल के, तो ABC क्यूबिक के लिए इक्वल आता है। अगर ABC इक्वल हो गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इंटू ए, B और C की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A क्यूब। अगर यूनिट सेल क्यूब है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे डेंसिटी के लिए। अगर वो क्यूब नहीं है तब हम उसको देखेंगे कि वो कौन सा सिस्टम है और उसको हम टेबल से मैच करके चलेंगे। आपको ABC की वैल्यू गिवन रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक एलिमेंट है जो उसका जो एटॉमिक मास है वो 7 ग्राम पर मोल है और वो BCC स्ट्रक्चर में रहता है। व्हाट इज़ द डेंसिटी, अगर एज लेंथ दिया गया है 300 पिकोमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो उसका मास दे दिया गया कितना, 7, एम मुझको दिया गया है। BCC स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 2 होंगे, तो 2 आ गए यहाँ पे। अब एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, Na पता है, और मेरे को जो एज लेंथ दी गई है वो दी गई है 300 पिकोमीटर। 300 पिकोमीटर मेरे को एज लेंथ दी गई है। ध्यान रखेंगे जब भी हमें एज लेंथ पिकोमीटर में दी जाएगी उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। और नैनोमीटर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, जेड इजक्वल टू वोट डेंसिटी इजक्वल टू वोट, डेंसिटी इज वोट जेड इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक सिस्टम है। तो मैंने क्या किया, जेड मुझे पता लग गया, BCC में 2 आता है, मोलर मास मेरे को गिवन है 7 ग्राम, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, और A मेरे को दिया गया है 300 पिकोमीटर, तो मैं पिकोमीटर को बदल लूँगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। इसके बाद इसको सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट करने पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका डेंसिटी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास एक FCC स्ट्रक्चर है और उसकी डेंसिटी इतनी दी गई है, एज लेंथ उसकी इतनी दी गई है, और हमें मोलर मास निकालना है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी मेरे को गिवन है, FCC है तो जाहिर सी बात है जेड की वैल्यू 4 हो गई, मेरे को एज लेंथ भी गिवन है, और साथ में मुझे एवोगैड्रो नंबर भी पता है, तो मैं इजीली यहाँ से एम को कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये एक बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, और इससे हम किसी सॉलिड का या तो डेंसिटी पता कर सकते हैं, एज लेंथ पता कर सकते हैं, मोलर मास पता कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एटम भी आप इससे पता कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन की हम बात करें तो कितनी वॉल्यूम में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। सपोज कीजिए आपके पास ये यूनिट सेल है और इसके अंदर जो एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। आपके पास कोई यूनिट सेल है
और उसके अंदर जो एटम्स है वो कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, तो ऐसा बोला जाएगा कि इसकी जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके जो अंदर का स्पेस है वो खाली पड़ा है। लेकिन अगर सिस्टम कुछ इस तरह का है कि कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, फेस पे भी प्रेजेंट है, तब बोलेंगे हाँ इसके अंदर जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स किसी यूनिट सेल में बढ़ गए हैं। तो किसी यूनिट सेल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका पैकिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। जितने कम एटम किसी यूनिट सेल में होंगे उसका पैकिंग फ्रिक्शन भी उतना ही कम होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स किसी यूनिट सेल में बढ़ेंगे उसका पैकिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो देखिए पैकिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पैकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम। एटम ने यूनिट सेल की कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया और यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम क्या है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास पैकिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पैकिंग फ्रिक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। तो देखिए सिंपल क्यूबिक सेल का हम देख लेते हैं पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सिंपल क्यूबिक सेल में आपको पता है जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी r हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस लें तो क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो a होगा या फिर एज लेंथ होगा, आप यहाँ से देखिए समझिए इस बात को थोड़ा सा कि यहाँ से यहाँ तक जो एज लेंथ है, वैसे तो ये क्या है इधर भी r है और इधर भी r है, आधा कर देंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं। मैं इसको फिर से बना देता हूँ। दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मैंने माना यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू r है, तो यहाँ पे ये होगी एज लेंथ और एज लेंथ क्या होगी हमारी? 2r। तो e इक्वल टू 2r, या फिर हम बोल सकते हैं r इक्वल टू वोट a/2। ये आएगा हमारा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब देखिए जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की वो होती है 4/3 पाई r क्यूब, और जो वॉल्यूम है एटम की वो क्या आ जाएगी? 4/3 पाई, क्योंकि r की वैल्यू हमने कितने निकाली? a/2, तो a/2 मैंने यहाँ रख दिया और इसकी क्या होगी? क्यूब। जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए बात कर लेते हैं, अगर किसी क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो क्या होती है? ए क्यूब। हम क्या करेंगे कि जो एटम्स है उसने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है और यूनिट की वॉल्यूम कितनी है उसको उससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? डेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो मैंने सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 4/3 पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7, और यहाँ पे a/2 को जब मैं क्यूब करूँगा तो a3/2 की पावर 3 हो जाएगा। a3 से a3 कैंसिल होगा, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.52%। 0.25% यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। और जब हम इसे परसेंट में निकालेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एसएससी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो 52% आ जाएगा। तो एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन आया वो आया आपका 68%। यहाँ पे 68% आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया है। बीसीसी का, एफसीसी का 74% आया है। बात करेंगे अगर हम ईसीसी की, तो ईसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है आपका 36.9 या फिर अप्रोक्सीमेट 37 आता है। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। देखिए जो आपका एससीसी है उसमें केवल एक एटम है, जो आपका बीसीसी है उसमें 2 एटम है, जो आपका ईसीसी है उसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम बात करें एफसीसी की तो उसके अंदर 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एसएससी में कम है इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन 52 है, एफसीसी में 4 है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन 74 है। तो हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जितना अच्छे से कोई क्रिस्टल पैक होगा उतनी ही उसकी पैकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या फिर उसका पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब एक टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस टेबल से आप थोड़ा सा देखिए। एसएससी में एटम 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं और ईसीसी में 2 एटम होते हैं। अगर इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकाला गया तो पैकिंग फ्रैक्शन आया एसएससी का 52%, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74% और ईसीसी का 36.9% आया। अगर हम रेडियस की बात करें, एसएससी के लिए आया a/2, बीसीसी के लिए आया √3/4a
और FCC के लिए आता है √2/4 और ECC के लिए भी ये सेम रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2r भी निकाल सकते हैं। 2r यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस। दो जो एटम हैं जो नेबर में लगे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको 2r बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी पैकिंग की। देखिए जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो हम पैक कर सकते हैं 3D में, 2D में या फिर 1D में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 3D की। अगर हम 3D क्रॉस पैकिंग की बात करें तो 2D से बनता है। देखिए 2D भी दो तरह का हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 2D में दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। या तो एक स्ट्रक्चर दिस इज़ 1D और 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 1 होता है, क्योंकि इसमें एक स्पेयर दो स्पेयर से ज्वाइन रहता है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाता है। दिस इज़ फॉर 1D। 2D के लिए अगर मैं बात करूँ तो 2D में आप ध्यान रखेंगे दो तरह की लेयर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हो सकता है लेयर कुछ इस तरह से हो जिसमें एक बॉल या फिर एक एटम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो, इस तरह से हो सकता है। इस केस में क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा किसी एटम का वो 4 आएगा। जैसे इस एटम की बात कर लेता हूँ तो ये 4 एटम से टच करता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब यहाँ पे 2D की जब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की और इस तरह से एक स्पेयर 4 स्पेयर को टच करता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 4 आता है। अगर 1D की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आता है। ऐसे ही आपका 2D में एक और अरेंजमेंट भी हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो हो सकता है 2D के अंदर। उसमें ये रहेगा कि जो एटम्स रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ना रह करके जो मिडिल में जो जगह बची है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक सेंटर मेटल है या फिर सेंटर एटम है वो 6 से क्या करता है, बाइंड करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से बीच वाला एटम 6 एटम से बाइंड करता है और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आपका 1D में क्या होता है, एक एटम दो एटम से ज्वाइन रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। 2D के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एक एटम के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा एटम होगा, उसमें जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। अगर 2D की ही बात करें जिसमें एग्जैक्टली एक एटम दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया है या फिर लेयर एक दूसरे के ऊपर नहीं रखी गई है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा किसी एटम का वो 6 आएगा। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर इसको हम बाइंड अप करें तो 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपका 1। अगर 2D की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा जब क्लोज पैकिंग होगी स्क्वायर वाली। या फिर आपकी अगर एक एटम के ऊपर एग्जैक्ट दूसरा एटम नहीं है तो तब उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो 2D के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलते हैं, 4 और 6। और 1D में केवल एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा जो कि 1 होता है। अब बात कर लेते हैं 3D की। तो देखिए 3D में क्या होता है, 3D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो हमेशा ही 12 आता है। इसमें क्या होते हैं, वॉइड बनते हैं। आप देख सकते हैं 3D में क्या करेंगे, हम 2D लेयर को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इसमें दो वॉइड बन सकते हैं। अगर वॉइड ऊपर की तरफ है तो उसको बोलेंगे वॉइड A मान लेंगे, और अगर वॉइड नीचे की तरफ बन रहा है तो उसको वॉइड B मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉइड बन रहे हैं, जैसे कि आप देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो वॉइड बना है वो नीचे की तरफ बना है इस तरह से, तो इसको वॉइड B बना। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वाले में आप देखिए जो वॉइड बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, तो उसको वॉइड A माना। तो जो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें वॉइड बनते हैं। वॉइड क्या होता है कि जब हम एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर रखते हैं एटम की, तो वहाँ पे कुछ खाली जगह बच जाती है या फिर एम्प्टी स्पेस बच जाता है, उसको हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड दो तरह के होते हैं, ऑक्टावॉइड एंड टेट्रावॉइड। और जो आपके ऑक्टावॉइड होते हैं वो जनरली डायगोनल में या फिर एज में पाए जाते हैं। जो आपके ऑक्टावॉइड होते हैं वो एज में या फिर डायगोनल में पाए जाते हैं। और जो आपके टेट्रावॉइड होते हैं वो डबल होते हैं ऑक्टावॉइड के। सपोज किसी आपके पास ऑक्टावॉइड A है तो टेट्रावॉइड इसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2A।
या फिर आपके पास वॉइड 2 हैं ऑक्टा, तो टेट्रावॉइड वहाँ पे 4 हो जाते हैं। चलिए इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें वॉइड किस तरह के हो सकते हैं। देखिए दिस इज टेट्रावॉइड एंड दिस इज ऑक्टावॉइड। देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसी लेयर थी जिसमें 2 एटम ऊपर की तरफ चल रहे थे और ये लेयर इसके एग्जैक्ट नीचे नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ करता हूँ। जैसे इस तरह का अरेंजमेंट चल रहा था और ये जो नीचे वाले लेयर ही एग्जैक्ट नहीं है ऊपर वाले एटम के, और आपने क्या किया, एक एटम इसके ऊपर और रख दिया ऐसे। तो यहाँ पे बीच में आपको एक इस तरह की खाली जगह देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, एक एटम प्लेस कर दिया है। तो ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं टेट्रावॉइड। दिस इज नोन एज टेट्रावॉइड। टेट्रावॉइड क्यों है? क्योंकि जो वॉइड है खाली जगह है 4 स्पेयर से घिरी है, 3 इनसे और एक आपने इसके ऊपर जो रखा है उससे क्या है, ये अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावॉइड, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम से ये लगा है। इसी तरह से ऑक्टावॉइड में भी होता है। ऑक्टावॉइड में कैसे होता है कि यहाँ पे एक बॉल नीचे है और इसके आसपास 4 बॉल लगी है, 1 2 3 और 4। और आपने क्या काम किया, आपने एक बॉल रखी इसके ऊपर ऐसे। तो यहाँ पे जो वॉइड इनके बीच में बनेगा ये 6 से शेयर रहेगा, 1 2 3 4, और एक ग्रीन वाले से और एक रेड वाले से। तो यहाँ पे ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड 2 तरह के हो सकते हैं, टेट्रावॉइड एंड ऑक्टावॉइड। ये डिपेंड करता है कि वॉइड कितने एटम से लगा है। अगर वॉइड लगा है 4 एटम से तो टेट्रावॉइड, अगर 6 एटम से लगा है तो उसको बोलते हैं ऑक्टावॉइड। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर होते हैं, इसलिए उसके अंदर केटायन ही प्रेजेंट होते हैं। जो आपके ऑक्टावॉइड होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और इसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। टेट्रावॉइड का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ पे केवल कैटायन रह सकते हैं। ऑक्टावॉइड का साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि जो आपके वॉइड होंगे वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हमारे पास कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोले तो CCP है, HCP है या फिर FCC है। अगर ये 3 तरह के स्ट्रक्चर आपके पास है तो उसमें अगर n एटम है, सपोज कीजिए इसमें n एटम है, आपको पता है FCC में कितने एटम है, 4 है। SCP में भी 4 रहते हैं, CCP में भी 4 रहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 हैं। FCC की बात करें, CCP की बात करें, FCC की बात करें, नंबर ऑफ एटम क्या है, 4 हैं। तो जाहिर सी बात है ऑक्टावॉइड भी 4 ही रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, CCP है, HCP है, FCC है, तो अगर उसमें n एटम्स हैं तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही रहेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2n रहेंगे। जैसे अगर इसमें 4 ऑक्टावॉइड है तो टेट्रावॉइड कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अब देखते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है किसी सॉलिड में तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n रहेंगे। जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एज पे और बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये एज है, दिस इज एज, और यहाँ पे डायगोनल भी प्रेजेंट होते हैं। तो देख लीजिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितने रहेंगे। तो टोटल एज कितने हैं, 12 हैं। और यहाँ पे एक एज 1/4 से शेयर रहते हैं, मैंने पीछे आपको बताया। और यहाँ पे डायगोनल जो होंगे वो बॉडी के अंदर रहेंगे, वो किसी से शेयर नहीं रहेंगे, तो एक का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो वॉइड रहेंगे किसी FCC में वो कितना रहेंगे, 4 रहेंगे। FCC अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है या फिर CCP है या फिर SCP है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टावॉइड कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इन FCC यूनिट सेल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4 हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें अब देखिए एक कंपाउंड है वो बना है 2 एलिमेंट से, X और Y से। जो एटम है एलिमेंट Y के वो करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और जो एटम X है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें जो Y है वो ही CCP बनाता है। इसका मतलब ये है जितना Y होगा उतना ही ऑक्टावॉइड होगा, और जितना ऑक्टावॉइड होगा उसका 2 टाइम क्या होगा, टेट्रावॉइड। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम करेंगे।
तो देखिए एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है वाई, क्योंकि सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखिए y इक्वल टू 4, तो जाहिर सी बात है अगर y इक्वल टू 4 है तो ऑक्टावॉइड भी 4 हो गए, टेट्रावॉइड आपके 8 हो गए। तो फॉर्मूला बनाया हमने x2y। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दोज एटम विच मेक द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जनरेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो भी एटम क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएंगे वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम फॉर यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसा होता है उसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आपको पता ही है केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पे जो ये एक्सिस है ये यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है एक्स वाई और जो जेड की वैल्यू है वो तीनों की वैल्यू 0 है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 1 की पोजीशन क्या है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे क्या है कि नंबर 1 लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन पूछी जा रही है कि पोजीशन क्या है। तो देखिए इस 1 पे जाने के लिए ना तो हमें y एक्सिस पे चलना पड़ेगा, ना ही x एक्सिस पे चलना पड़ेगा और ना ही z एक्सिस पे चलना पड़ेगा। तो इसकी जो पोजीशन रहेगी वो हो जाएगी 0 0 0। यहाँ पे इसकी पोजीशन रहेगी 0 0 0। सपोज़ कीजिए हमको पोजीशन 2 पे जाना है, हमको जाना है पोजीशन 2 पे। तो पोजीशन 2 पे हम कैसे जा सकते हैं, ओरिजिन से हम चले y की तरफ, दिस इज़ y, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है और ऊपर वाला z एक्सिस है। तो जैसे ही आप चलें ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x y z। 2 पे जाने के लिए मेरे को y की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए y की वैल्यू तो हो गई 1, लेकिन x पे मुझे नहीं जाना है इसलिए इसका 0, z पे भी मुझे नहीं जाना है इसलिए इसका भी 0। तो इसकी 2 की पोजीशन हो गई 0 1 0। अगर बात करें हम पोजीशन 3 की, भाई पोजीशन 3 पे हम कैसे जा सकते हैं। तो पोजीशन 3 पे अगर मेरे को जाना है तो मुझे x एक्सिस पे चलना पड़ेगा 1, मुझे y एक्सिस पे नहीं चलना पड़ेगा, मुझे z एक्सिस पे भी नहीं चलना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1 1 0 आप देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे को पोजीशन नंबर 4 पे जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट किस तरह से आएगा। 4 पे जाने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा x एक्सिस पे, तो मेरे को चलना पड़ा x एक्सिस पे, तो 1 आ गया। इसके बाद मुझको y एक्सिस पे चलना पड़ेगा तो उसके लिए भी 1 आ गया। और उसके बाद में z एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा तो उसके लिए भी 1 आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए इस पोजीशन के लिए जो कोऑर्डिनेट आए वो आए आपके 1 1 1। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट होता, अगर ये 5 पॉइंट है और मुझको ओरिजिन से इसके पास जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, y एक्सिस पे मैं जाऊँगा 1, फिर z एक्सिस पे जाऊँगा मैं 1। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू तो हो गई 1 1, लेकिन मुझको x एक्सिस पे नहीं चलना है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया 5th पोजीशन के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं BCC की। वो सिंपल क्यूबिक सेल था, अब हम कर लेते हैं BCC की बात। BCC में बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है और इसको हम कैसे जाएंगे इसके पास ओरिजिन से कैसे जाया जाएगा। देखिए पहले मुझे x एक्सिस पे आधे पे आना होगा, फिर आधा y की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर आधा z एक्सिस पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो तीनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, जो हाफ हाफ हाफ। तो आप फिर से इसको समझिए, मैं एक बात फिर से आपको उसको समझा देता हूँ। अगर मुझे पोजीशन 2 पे आना है तो मैं सबसे पहले कहाँ आऊँगा, सबसे पहले मैं x एक्सिस पे आधा चलूँगा, फिर मैं y एक्सिस पे आधा चलूँगा और उसके बाद में z एक्सिस पे आधी दूरी को ट्रैवल करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ हाफ हाफ। चलिए बात कर लेते हैं FCC की। फेस पे हम कैसे जाएंगे। सपोज़ कीजिए मुझको फेस पे जाना है और मुझको जाना है पोजीशन 3 पे। तो देखिए इसके ऊपर कैसे मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा x एक्सिस पे आधे पे और फिर y एक्सिस पे आधे पे। तो देखिए आ जाएगा आपका पोजीशन ऑफ 3 आ जाएगा हाफ हाफ, और मेरे को z एक्सिस पे चलने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो गया आपका 0। तो इस तरह से हम ईज़िली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। द लैटिस पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज FCC।
वो दिया गया है चेंज। देखिए जो आपका लेटिस पैरामीटर होता है इसको ए बोलते हैं। ये दिया गया है मेरे को 4.04 मेरे से पूछ रहा है रेडियस आर क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पीछे जो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ाया है उसमें हमने फार्मूलाज देखे और उस फार्मूलाज में ए और आर के बीच में रिलेशन है। तो एफसीसी के लिए रिलेशन होता है आपका आर इक्वल टू वोट √2/4a। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास रेडियस निकल के आ जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम जो CSI नेट होता है, गेट होता है और UPPGT के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ रेशनल इंडीज। इसके अंदर क्या करते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेसेस ऑफ क्रिस्टल अलोंग द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस आर आइदर इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट ABC और सम सिंपल होल नंबर। तो ये बोलता है कि ये जो आपके इंटरसेप्ट होते हैं, दीज आर इंटरसेप्ट, ये क्या होते हैं, ये मल्टीपल होंगे ABC के। ABC भी क्या होंगे, ये मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे NA NB NC दिया गया है तो उसके सामने जो N है, N डैश है और N डबल डैश है, इनकी कुछ वैल्यूज़ गिवन रहेंगी। जो आपके N डैश और N डबल डैश हैं इनको हम सिंपल होल नंबर बोलते हैं। तो ये थी हमारी रेशनल इंडीज़। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की। तो देखिए वेस्ट इंडीज़ ने क्या किया, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट अलोंग एक्सिस विद यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। तो देखिए जैसे हमारे पास ये रेशनल इंडीज़ आ गई ABC 2A 3B 4C A 4B 3C। तो उन्होंने क्या किया वेज ने जो उनके कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे इसका A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट भी 1 है, C का कोफिशिएंट भी 1 है, तो उन्होंने 1 ले लिया। जो यहाँ पे मल्टीपल्स लगे हैं आगे उन्होंने उसको इंडीज़ की फॉर्म में यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, तो उन्होंने 1 4 3 यहाँ पे ले लिया है। तो ये वेज इंडीज़ था जिन्होंने क्या किया, रेशनल इंडीज़ के जो मल्टीपल्स थे उनको यूज़ किया और इससे बन गया हमारा वेज इंडीज़। इन्होंने एक और चीज़ बोली, इसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, एनी प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय इन्फिनिटी इन वेज इंडीज। देखिए यहाँ पे जैसे ये दे दिया गया हमको, तो यहाँ पे जो प्लेन है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये इन्फिनिटी यहाँ लिखा गया वाई एक्सिस के उस पर तो ये पैरेलल आएगा वाई एक्सिस के, और अगर यहाँ लिखा गया तो ये पैरेलल आएगा जेड एक्सिस के। अब बात कर लेते हैं मिलर इंडीज़ की। देखिए मिलर इंडीज़ ने क्या किया, उन्होंने वेज इंडीज़ को पकड़ा और इसको रिवर्स कर दिया। मिलर इंडीज़ को उन्होंने पकड़ा और उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया और उसको एक सुटेबल नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ताकि होल नंबर बन जाए। देखिए उन्होंने कैसे किया, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया रेशनल इंडीज़ जो कि कुछ इस तरह से था, इसको हमने बनाया वेज इंडीज़ में, और वेज इंडीज़ में हमने क्या किया, जो उनके मल्टीपल हैं उनको हमने लिख दिया 1 2 3। अब क्या हुआ, मिलर इंडीज़ आए, मिलर ने क्या किया, इन तीनों को रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे 1 को 1/1 कर दिया, 2 को 1/2 कर दिया, 3 को 1/3 कर दिया, और एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जो इन तीनों की टेबल में आता हो। तो देखिए 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है और 1 की टेबल में भी 6 आता है। तो उन्होंने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब उन्होंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 6 3 2। तो जो मिलर इंडीज़ होती है वो वेज इंडीज़ की क्या होती है, रिवर्स होती है या फिर रेसिप्रोकल होती है, और उसको आपने एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है होल नंबर बनाने के लिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया गया मेरे को 2A 4B 3C, यहाँ से हमने बनाया वेस्ट इंडीज़, मल्टीपल इनके ले लिए, बाद में हमने उनको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, और फिर बाद में हमने ऐसा नंबर देखा जो 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, तो 12 है। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इस तरह की मिलर इंडीज़ आ गई। अब देखिए एक और दिया गया है, इसमें फिर से ये दिया गया हमको इंडीज़, इसको वेज इंडीज़ बनाया, इसको हमने रेसिप्रोकल किया और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 आ रहा है तो मिलर इंडीज़ में इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और अगर वेज इंडीज़ की बात करें तो उसमें जो इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, किसी प्लेन के पैरेलल होता है। तो याद रखेंगे मिलर इंडीज़ में अगर कोई 0 प्लेन हमें दिया गया है तो वो
उसी एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे इसमें भी देख लीजिए लास्ट में यहाँ पे ये 0 बन गया, तो ये पैरेलल है जेड एक्सिस के। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिलर इंडीज़ की। तो मिलर इंडीज़ मैंने आपको बताया, मिलर इंडीज़ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेज इंडीज़ के। जितना ज़्यादा वेज इंडीज़ की वैल्यू उतना ही मिलर इंडीज़ की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर इसकी 0 वैल्यू आएगी तो ये क्या है कि ये पैरेलल प्लेन को शो करता है एक्सिस के। जो आपका मिलर इंडीज़ है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बताता है, प्लेन के बारे में बताता है। जैसे अगर इस तरह का हमारे पास इंटरफेस मिलेगा तो ये डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन देखिए क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब ये है ओरिजिन से आप किस साइड को जा रहे हैं। इस साइड पॉजिटिव वाई है, इस साइड नेगेटिव वाई है, इस साइड पॉजिटिव जेड है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ माइनस जेड है, तो ये डायरेक्शन को बताएगा। अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शन। अगर इस तरह के प्लेन दिए गए हैं, सपोज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच के एल हमको दिया गया, दीज आर प्लेन, और अगर इस तरह का ब्रैकेट लगाया गया है तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर इक्वल मिरर इंडीज़ है तो वो पैरेलल प्लेन देंगे। देखिए जैसे ए बी सी है, 2A 2B 2C है, 3A 3B C है, तो वेज में पहले कन्वर्ट किया, इनके हमने मल्टीपल लिखे। जैसे इनके मल्टीपल 1 1 1 है, इसके मल्टीपल 2 2 2 और इसके मल्टीपल 3 3 3। अब जब मैं मिलर इंडीज़ में इसको लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो मिलर इंडीज़ की वैल्यूज़ हैं वो सब में सेम आएगी। इसको क्या करेंगे आप, रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अगर इक्वल मिरर इंडीज़ है इसका मतलब वो पैरेलल प्लेन है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों प्लेन पैरेलल हैं, ये तीनों के आपस में पैरेलल हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस को। इंटरप्लेनर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है कि जो दो प्लेन के बीच की दूरी होती है या फिर दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव प्लेन आर कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/d² HKL। d इज़ फॉर इंटरप्लेनर डिस्टेंस। HKL बोले तो HKL प्लेन या फिर HKL की वैल्यू दी रहती है जो कि प्लेन की वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला होता है h² प्लस k² तो देखिए HKL यहाँ पे क्या होती है, मिलर इंडीज़ होती है। जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, जैसे 1 2 3 मेरे को दे दिया, तो ये किसकी वैल्यू है, HKL की वैल्यू है। ABC आपको पता ही है, एज लेंथ है, इसको हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास मिलर इंडीज़ की वैल्यू है और आपके पास एज लेंथ है, ABC की वैल्यू है, तो आप वहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्यूबिक सिस्टम मैंने आपको बताया था A=B=C। तो हम क्या लिख सकते हैं, B और C की जगह भी A को ही लिख सकते हैं। तो हमने लिखा B की जगह भी A लिखा, C की जगह भी A लिखा, तो ये बन गया h² k²/L²/A²। तो किसी क्यूबिक सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, उसको आप देखिए। क्यूबिक सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज़ फॉर क्यूबिक सिस्टम। हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ये ऐसा आ जाएगा। हमने इसको रिवर्ट कर दिया, दोनों तरफ से इसको पलट दिया, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसमें स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, और जब मैंने इसका स्क्वायर इधर लिया तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, तो इससे हम इजली इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर क्यूबिक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच के एंगल क्या होगा। सपोज कीजिए ये आपके पास एक क्यूबिक सिस्टम है और इसमें दो प्लेन है, एक प्लेन तो ये पैरेलल है और एक प्लेन इस तरफ वाला है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो प्लेन दिए गए हैं, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, और इसकी मिलर इंडीज दी गई है h1 k1 l1 और इसकी दी गई है h2 k2 l2, तो cos थीटा इज व्हाट, इट इज़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है h1 इंटू h2 प्लस k1 इंटू k2 प्लस l1 इंटू l2, और इसे डिवाइड करेंगे h² प्लस k² l1² का अंडर रूट, और साथ में L2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। उससे हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और कोस थीटा की वैल्यू ही क्या होगी,
एंगल होगी बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वही कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एंगल दिए गए हैं, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें वैल्यूज़ दिखी है। अगर साइन थीटा 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से लाई करती है। चलिए, जैसे कि मेरे को एक एग्जांपल दिया गया है, मेरे को बोला गया कि दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, और मुझे बताओ इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगी इन प्लेन के बीच में। तो देखिए, दिस इज़ वैल्यू फॉर H1 K1 L1 एंड दिस इज़ वैल्यू फॉर H2 K2 और L2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, 6 वैल्यू हैं, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। H1 की H2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास सभी वैल्यू गिवन है, और इससे मैं क्या करूँगा, कोस थीटा का निकाल लूँगा वैल्यू। देख लेते हैं, आप देख लीजिए, इस तरह से ये वैल्यू निकाली, इसको सोल्व आउट किया, और सोल्व आउट करने से इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी, ये थीटा की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है दो प्लेन के बीच में वो कितना है, 30 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको दो प्लेन दे दिए जाएंगे, H1 K1 L1 की वैल्यू दी जाएगी, H2 K2 L2 की वैल्यू दी जाएगी, और उससे हम कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कोस थीटा वैल्यू क्या है, यही आपकी दो प्लेन के बीच में एंगल होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि दो प्लेन हैं जिसमें H1 K1 L1 की वैल्यू दी गई है, H2 K2 L2 की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन टू प्लेन। फॉर्मूला लगा देंगे, H1 इंटू H2 प्लस L1 प्लस L2 एंड K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट H1 H का स्क्वायर H1 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर एंड H2 का स्क्वायर K2 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, वो अंडर रूट में हम लेके चलेंगे। ये फार्मूला मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला यहाँ से लगने वाला है, तो ये फार्मूला यहाँ से लग जाएगा, और आप इजीली यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और कोस थीटा की वैल्यू से आप एक एंगल बता पाएंगे जो दो प्लेन के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रेटर देन 60। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, स्केचिंग ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन को आप कैसे स्केच करेंगे। देखिए, प्लेन को स्केच करने का क्या तरीका है, कैसे हम उसको स्केच कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी एच के एल की वैल्यू होती है, और जो प्लेन की मिलर इंडीज होती है, वो किसकी वैल्यू क्या होती है, A/A। के की वैल्यू आएगी B/OB, और एल की वैल्यू आएगी C/OC। यहाँ पे ABC तो एज लेंथ होती है, OA/OB/AC क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट है कहाँ, अलोंग XYZ एक्सिस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एच के एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ABC या फिर एज लेंथ पता है, और आपको इंटरसेप्ट OA/OB/OC पता है, तो आप वहाँ से एच के एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसको कैसे स्केच करेंगे। जो आपके प्लेन होते हैं वो तीन तरह के प्लेन होते हैं, नॉर्मल प्लेन, डायगोनल प्लेन और ट्राइगोनल प्लेन। तीन तरह के प्लेन होते हैं हमारे पास होते हैं। इसकी हम 1 बाय 1 सभी की स्केचिंग में करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, प्लेन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए, इसके अंदर जो नॉर्मल प्लेन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए आप, अगर मेरे को एच के एल की वैल्यू दी गई है तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया 1 0 0। इसका मतलब A/OA की वैल्यू 1 आ गई, B/OB की वैल्यू 0 आ गई, C/OC की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक्स एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट पे 1 चलना चाहिए, लेकिन मुझे वाई पे नहीं चलना चाहिए, और मैं जेड पे भी नहीं जाना है। तो ये हो गया आपका 1 0 0 प्लेन। अब इसमें देखिए आप, मैं एक्स एक्सिस पे चला 1, तो मैं यहाँ से 1 चला ऐसे, यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब मुझे वाई पे भी नहीं चलना है, मुझे जेड पे भी नहीं चलना है। लेकिन हाँ, जो प्लेन आएगा, स्केचिंग प्लेन कैसे करेंगे, इसका मतलब देखिए, मैंने आपको बताया भी था। इसका मतलब क्या होता है, अगर मिलर इंडीज की वैल्यू 0 0 आ गई तो इसका मतलब है ये पैरेलल टू प्लेन है। इसलिए जब स्केचिंग करेंगे 1 0 0 प्लेन की, तो यहाँ पे जो स्केच बन के आएगा वो फ्रंट वाले इस पे बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि एक्स एक्सिस पे 1 चलिए, जिसकी वैल्यू 1 दी गई है,
और यहाँ से आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपने ये देखना है कि इस पॉइंट के पैरेलल प्लेन कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला प्लेन जो है ये इसके पॉइंट के पैरेलल है। तो यही इसका स्केचिंग हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए 101 के लिए आपको मैं समझाता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। 101 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे हमें नहीं चलना है और हमें वाई एक्सिस पे एक चलना है। तो मैं यहाँ ओरिजिन से वाई एक्सिस पे एक चला गया। देखिए मुझे ना तो एक्स एक्सिस पे चलना है ना जेड पे चलना है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद देखूँगा इस पॉइंट के पैरेलल प्लेन कौन सा है। तो इसके पैरेलल प्लेन ये वाला है, तो स्केचिंग इस साइड से हम कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ 001 की, तो मुझे एक्स एक्सिस पे नहीं जाना है, मुझे केवल जाना है जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे मैं ऊपर पहुंच गया और जब मैं ऊपर पहुंचा और ऊपर पहुंच के मैंने देखा कि मेरे पैरेलल प्लेन कौन सा है, तो प्लेन कौन सा है, ऊपर वाला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्केचिंग कर सकते हैं किसी प्लेन की। डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो डायगोनल में देखिए आप, जैसे 110 पे जाना है तो 110 पे एक्स पे 1 गए और वाई पे 1 गए। अब इसको मिला दीजिए ऐसे और इसके पैरेलल जो प्लेन है उसको बना दीजिए, तो ये प्लेन इसमें आ जाएगा। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं 011 की। तो 011 को देखिए, एक्स एक्सिस पे में नहीं जाना है, लेकिन हाँ जेड एक्सिस पे एक जाना है और वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है, मेरे को एक जाना है। तो इन दोनों को मिला दीजिए और इसके जो पैरेलल प्लेन है उसको बना लीजिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्केचिंग को प्लेन कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप खुद से बना के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ट्रायंगुलर प्लेन होंगे। ट्रायंगुलर प्लेनर में क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 1 1 रहेगी। एक्स एक्सिस पे 1 जाइए, वाई एक्सिस पे 1 जाइए, जेड एक्सिस पे 1 जाइए और तीनों को मिला दीजिए, ये प्लेन आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्केचिंग को प्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही हम बॉडी सेंटर के लिए कर सकते हैं। देखिए बॉडी सेंटर का मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। तो बॉडी सेंटर के लिए जो मिलर इंडीज होगी नॉर्मल प्लेन के लिए होगी 2 0 0। इसका मतलब मुझे क्या करना है, हाफ जाना है किस पे, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मेरे को नहीं जाना है, जेड एक्सिस पे नहीं जाना है। जब मैं इसके प्लेनर कुछ चीज़ देखूंगा तो प्लेनर कैसे आएगा, इसके प्लेनर आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, डायग्राम है, या फिर यही क्या है, इसकी स्केचिंग है। इसी तरह से आप डायगोनल प्लेन बनाएंगे, ट्रायगोनल प्लेन आप बना लीजिए और पहले खुद से बनाइए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको बनाइए। एफसीसी में भी सेम ऐसे ही रहेगा। एफसीसी में डायगोनल प्लेन रहेंगे, ट्रायगोनल प्लेन रहेंगे। तो ये क्या आती है, स्केचिंग वो प्लेन थी। इससे हम किसी एफसीसी, बीसीसी, एसएससी के लिए जो मिलर इंडीज दी रहेगी उसकी हम स्केचिंग कर पाएंगे। हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा प्लेन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं और ये पॉइंट है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और इससे हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसमें हम जनरली पढ़ते हैं ब्रैग इक्वेशन को। तो ब्रैग इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए इंटरफेरेंस क्या है, व्हेन द टू वेव सुपर इम्पोज टू ईच अदर दे फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। देखिए होता क्या है कि जैसे ये दो वेव हैं, ये आपस में कंबाइन हो गई या फिर सुपर इम्पोज हो गई, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड या तो बढ़ेगा या फिर ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अगर आपने क्या किया कि दो वेव आपने मिलाई और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो गया, तब उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह के भाई आपके पास इंटरफेरेंस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह के इंटरफेरेंस आपको ब्रैग इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। जो आपकी ब्रैग इक्वेशन होती है, फिर ब्रैग स्पेक्ट्रा होता है, वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसमें जब दो वेव आपस में कंबाइन होती हैं तो वो आपस में जुड़कर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, जिससे इनको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है पाथ डिफरेंस फॉर कंट्रास्टिव इंटरफेरेंस होता है आपका एन लैम्डा, और जो एन लैम्डा आपका होता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा इज द वेवलेंथ। चलिए अब देख लेते हैं ब्रैग इक्वेशन है क्या। चलिए देखिए ब्रैग ने क्या बोला। ब्रैग ने बोला अगर कोई सॉलिड है और आप उसके ऊपर कोई नॉर्मल लाइट डालते हैं, ऑर्डिनरी लाइट डालते हैं, तो वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये डिपेंड करेगा आपके डिस्टेंस के ऊपर बिटवीन प्लेन। तो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब बोले तो डी, दिस इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा।
और साथ में ये भी डिपेंड करेगा किस ऑर्डर की आप वेवलेंथ को डाल रहे हैं। साथ में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा, ये एंगल होता है आपका साइन थीटा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो ब्रैग एंगल है या फिर ब्रैग का जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो चलिए ब्रैग इक्वेशन को इजीली से हम देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे ब्रैग इक्वेशन क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए ब्रैग इक्वेशन होती है एन लैम्डा इजक्वल टू वॉट 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है, ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेवलेंथ कितने वेवलेंथ का हमने लाइट डाला है, और डी क्या है, हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है, डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है। इसको मैंने आपको पीछे ही डिस्कस किया है और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ए अपॉन एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ये मैंने पीछे आपको बताया है। साइन थीटा क्या रहेगा, दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने एंगल से हमारी जो लाइट हो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं, कैसे हम ब्रैग इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर क्यूबिक सिस्टम। तो देखिए क्यूबिक सिस्टम के लिए हमने पहले ब्रैग इक्वेशन लिख दी है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी की वैल्यू आपको पता ही है, होती है क्या, डी इक्वल टू वोट ए अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फॉर क्यूब। यहाँ से हमने इस डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे पुट करने पर मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन के आ गई। अब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने पे मेरे को कैसे मैंने इसको सोल्व आउट किया है, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये पूरा उस साइड चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट की मल्टीप्लाई में चला जाएगा एन लैम्डा और नीचे आ जाएगा 2a। अब इस 2a को एन लैम्डा 2a को, या फिर हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वोट एन लैम्डा का स्क्वायर और सबका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह। अब हमने क्या किया, जो ये कोफिशिएंट है या फिर इस चीज़ को हमने मान लिया है के, दिस इज़ के, इसको हमने के मान लिया है और इसको हम आगे के ही मान के चलेंगे। तो देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल ले लें तो उसमें जो हमारे प्लेन आए थे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, प्लेन आपके क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल प्लेन, डायगोनल और ट्राइगोनल प्लेन हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें 100 प्लेन के लिए, तो यहाँ पे जब मैं एच के एल की वैल्यू 100 रखूँगा तो मेरे पास के आएगा। जैसे ही मैं 100 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 1 कैसे करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब के आ जाएगा। 110 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के आएगा, तो इस तरह से 11 के लिए 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, लेकिन यहाँ पे 7 के एब्सेंट होता है। ध्यान रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 7 के एब्सेंट होता है, उसके बाद ये 15 के एब्सेंट होता है, 13 और 23 की ये एब्सेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ द सिलेक्शन रूल, दिस इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर ब्रैग इक्वेशन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, इससे हमने क्या किया कि हम ये बता पाएंगे कि कौन से जो आपके रिफ्लेक्शन है वो ऑब्ज़र्व होंगे या नहीं होंगे। तो इस प्लेन वाले ऑब्ज़र्व होंगे, इस वाले होंगे, ये वाले होंगे, लेकिन 7 की अगर आपकी वैल्यू होगी तो वो उसमें सिंपल क्यूबिक सेल में ऑब्ज़र्व नहीं होगी। बीसीसी सेल के लिए क्या सिलेक्शन रूल होता है कि आपका जो एच के एल गिवन है, अगर वो इवन नंबर है तो क्या होगा, वो एक्सरे में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। देखिए मिलर इंडी जैसे इसमें दे दी 100, जैसे इन तीनों का ऐड किया गया तो 1 आया और 1 तो ओड नंबर है, तो ये बीसीसी में ऑब्ज़र्व नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 100 दिया गया है तो 2 आ गया, ये ऑब्ज़र्व होगा। 111 ये 3 आ गया जो कि ओड है, ये ऑब्ज़र्व नहीं होगा। जो इवन नंबर होंगे, जब मैं एच के एल को ऐड करूँगा, अगर मेरे पास इवन नंबर आता है तो वो बीसीसी में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। फेस सेंटर के लिए कंडीशन ये है कि या तो एच के एल की वैल्यू या तो तीनों ही इवन हो या फिर तीनों ही ओड हो। यहाँ पे देखिए 1 तो इवन है, सॉरी 1 क्या है, ओड है, और 00 ओड है, तो ये नहीं होगा। इसमें दोनों ओड है, ये इवन है, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे तीनों ही 111 है और ये क्या है, यहाँ पे ओड नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एफसीसी में आएगा। अब इसको देख लीजिए, 2 भी इवन है, 00 भी इवन है, इसलिए ये एफसीसी में ऑब्जर्व हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं, रेडियस रेशियो रूल को देख लेते हैं। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। अगर रेडियस रेशियो रूल ज़्यादा आता है तो ऐसा मानेंगे कि वो स्टेबल है। अगर रेडियस रेशियो रूल बहुत कम आ रहा है तो वो अनस्टेबल माना जाता है। ये किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या फिर किसी सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपका रेडियस रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो स्टेबल, और अगर कम आ रहा है तो अनस्टेबल। देखिए अगर आपका रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आती है वो इसके इक्वल आती है तब हम उसको स्टेबल मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम आएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आती है तो और अच्छी बात है, तब स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रेडियस रेशियो रूल क्या है? रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। और ये क्या होगा? ये अगर इतनी वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो स्टेबल होगा, अगर इससे कम आ रहा है तो स्टेबल नहीं होगा। इससे जाने पर स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है आपकी 0.155 से कम तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। अगर 0.155 से लेकर 0.225 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये वैल्यू आपकी आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वैल्यू आने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। दीज आर ज्योमेट्री। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू अगर 0.7 से लेकर 0.9 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, और ये BCC होगा। लेकिन BCC ज्योमेट्री नहीं होती, ये तो एक यूनिट सेल का सिस्टम होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब हम क्रिस्टल बनाते हैं या फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जो क्रिस्टल बनते हैं वो परफेक्ट नहीं बनते, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो देखिए डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकोमेट्रिक हो सकता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्प्योरिटी ये डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर वाइन डिफेक्ट हो सकता है, ये स्क्रू डिफेक्ट हो सकता है, या फिर आपके पास बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट आपका किस तरह का हो सकता है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है जिसमें स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हो सकता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है। तो देखिए ये सब डिफेक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को, जिसके अंदर आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल में से एक केटायन और एक एनायन इक्वली मिस हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ से एक एनायन और यहाँ से एक केटायन इक्वली मिस हो गए हैं। अगर इस तरह का सिस्टम है क्रिस्टल का जिसमें केटायन और एनायन इक्वल उसमें एलिमिनेट होते हैं या फिर हट जाते हैं, उसको बोलेंगे कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। इसको होल डिफेक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जो एनायन और केटायन होंगे वो इक्वली मिसिंग हो जाएंगे और होल बनाएंगे। अब देखिए जब केटायन एनायन दोनों हट जाएंगे तो डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आयन को मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस मिलेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। मेंटेन इसलिए रहेगी क्योंकि जितने केटायन जा रहे हैं उतने ही एनायन भी जा रहे हैं। जो शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं उसे वो शो करेगा जिस सॉलिड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। सॉरी अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकी को ही देख लेते हैं आगे। शॉर्टकी में देखिए नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है NS इजकल टू वोल्ट नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इजकल टू वोल्ट N -E/2kT। E यहाँ पे क्या है? एनर्जी और एंथैल्पी है रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। K क्या है? हमारा बोल्टजमैन कांस्टेंट, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.38 × 10⁻³ तो ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट का ध्यान रखेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट कब होता है? अगर इक्वल नंबर ऑफ एनायन और केटायन मिस हो जाएं किसी सॉलिड से तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोला जाता है। इससे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी ऐसी ही रहती है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये यहाँ से कोई एक केटायन मिस हो जाएगा और वो किसी दूसरी साइड पे जाके लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें से एक केटायन अपनी जगह से हटा और वो दूसरी जगह जाके लग गया, इसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है क्योंकि इसमें जो केटायन बाहर निकलता है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज
नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें वॉइड बनेगा, जैसे उसमें बन रहा था वॉइड, उसमें 2 बन रहे थे शॉर्ट की में, इसमें केवल एक ही वॉइड बनता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि आयन और कैटायन के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट को वो शो करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है, लेकिन जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है उसको वो शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 होता है। तो चलिए अगर हम बात करें फ्रैंकल के फॉर्मूले की, कैसे हम फ्रैंकल का डिफेक्ट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन आई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन 2kT। एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, और एन आई क्या है, नंबर ऑफ होल्स जनरेट है। तो इससे हम फ्रैंकल डिफेक्ट का नंबर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा डिफेक्ट हम पढ़ लेते हैं। दूसरा डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, मेटल एक्सेस जब में आ जाती है। जब आपके पास कोई क्रिस्टल सिस्टम है और उसमें मेटल एक्सेस में आ जाती है तो वहाँ पे डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए जहाँ पे इसमें देखिए ZnO है, तो Zn यहाँ से क्या हुआ, +2 में बाहर चला गया। अब देखिए ये केस तब बनता है अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है और उसमें मेटल आयन ज़्यादा आने लगे, या फिर जो आपके नॉन मेटल हैं वो किसी गैस की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकलने लगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो मेटल होता है वो एक्सेस में आ जाता है, जिससे क्या होगा, जो एनायन होते हैं वो कम हो जाते हैं और केटायन वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक इफेक्ट आ जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन, कि एनायन वहाँ से निकल जाएं। जैसे अगर हम क्या करें, NaCl का स्ट्रक्चर लें तो NaCl में क्या होगा, और इसको हम सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो कुछ क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी खाली जगह करके जाते हैं। जो खाली जगह बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे फर्ब सेंटर, और इस फर्ब सेंटर की वजह से कलर आता है। तो जैसे ही मैं कोई सॉलिड, सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत सारे कैटायन एनायन लगे हैं, क्लोरीन और सोडियम लगे हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं तो यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। जैसे क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, खाली जगह बनने लग जाएगी, इसको बोलते हैं वॉइड। अब इसमें जो सोडियम है एक्सेस में वेपर फॉर्म में वो अपना इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इसको बनाएंगे फर्ब सेंटर। फर्ब सेंटर की वजह से कलर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, NaCl को हीट किया Na वेपर की प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्ब सेंटर बनने लगते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सॉलिड इज जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें क्या होता है कि जो ये डिफेक्ट होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये होता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन था वो मिस हो गया और इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आया जो कि सोडियम मेटल ने दिया है। दिस इज कॉल्ड फर्ब सेंटर। अब देखिए ऐसा डिफेक्ट भी हो सकता है जिसमें मेटल डिफिशिएंट हो जाए, मेटल कम हो जाए। उस केस में क्या होता है, जो मेटल बच जाती है वो एनायन को इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेती है। जैसे यहाँ पे Fe+2 है और ये क्या करता है, इनकी कमी हो गई। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक Fe मिस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो आयरन एटम है उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या किया है, +3 में चेंज कर लिया। तो देखिए सम कैटायन मिसेस देयर लैटिस पोजीशन, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय सम अदर कैटायन ऑफ द लैटिस विच इज कन्वर्ट इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे यहाँ से Fe मिस हुआ तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कुछ मेटल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लिया, तो उसको बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो देखिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है कि जो आपका सॉलिड होता है उसमें बैंड होते हैं। देखिए बैंड 2 तरह के हो सकते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कोई मेटल लिया तो उसमें ये नीचे ग्राउंड स्टेट है, दिस इज़ वैलेंस बैंड। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, कंडक्टिविटी आएगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो 2 तरह के बैंड किसी सॉलिड में देखने को मिलते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मैक्सिमम ये मेटल में देखने को मिलते हैं। तो देखिए 2 तरह के बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं, आपको इसको पता ही है कि एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक होता है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से निकलकर हायर एनर्जी में जाते हैं तब कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। देखिए जैसे लिथियम है 1s2 2s2
1:2s1 होता है। तो 2s1 यहाँ पे होमो का काम कर रहा है, लेकिन 2p जो ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। दिस इज़ वैलेंस सेल, दिस इज़ एक्साइटेड सेल। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा क्या, वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। जो आप फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो आपका होमो होगा वो हमारा क्या होगा, वैलेंस सेल होगा, और लूमो क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। चलिए आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं, बैंड क्या होता है। तो देखिए बैंड दो तरह के हो सकते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। देखिए जैसे लिथियम की बात कर रहे हैं तो इसका होता है 2s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ पे जा सकता है। तो ये है कंडक्शन बैंड, ये है कि आपके वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो है वैलेंस बैंड। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं। 2s से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएंगे, वैलेंस से कंडक्शन में जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। जितना ज़्यादा ये बैंड गैप होता जाएगा उतनी ही कम हमारी कंडक्टिविटी होती चली जाएगी, इसको हम फर्मी एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए जब हम एल्केली की बात करते हैं, एल्केली मेटल की बात करते हैं, तो इसमें जो कंडक्शन बैंड होते हैं और जो वैलेंस बैंड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहते हैं। और कंडक्शन इसलिए आता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी आती है। जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में, उसको बोलते हैं फर्मी गैप। जितना ज़्यादा फर्मी गैप होगा उतनी ही कम कंडक्शन होगी, जितना ज़्यादा फर्मी गैप बढ़ता चला जाएगा कंडक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो फर्मी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए किसी कंडक्टिविटी को शो करने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बॉन्ड नोटेशन फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए अगर हम बात करें एल्केली मेटल की, तो जैसे मैंने बताया आपको पीछे, एल्केली मेटल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, लेकिन कंडक्टर के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है दोनों के बीच में। सेमीकंडक्टर के बीच में गैप थोड़ा बढ़ जाता है जो कि मॉडरेट होता है, और इंसुलेटर के बीच में ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतनी ही कम कंडक्टिविटी होती चली जाएगी। तो इंसुलेटर के बीच में आप देख सकते हैं गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंडक्टिविटी सबसे कम। अल्कलीन मेटल के अंदर या फिर एल्केली मेटल के अंदर ये दोनों के बीच में गैप बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा ये शो करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी लाने का काम करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होने लगती है। या फिर हम क्या करें कि इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे, उसमें अगर हम टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होता है आपका एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इसमें सिर्फ हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इसमें जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी हम जनरली ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 की ऐड करते हैं। तो देखिए दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे उसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जनरली ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हो सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसको इसमें ऐड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी आती है वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू माइनस चार्ज, है ना। तो जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे उसके अंदर हम जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, या फिर ग्रुप 15 के वो एलिमेंट होने चाहिए। अगर हम बात करें पी टाइप के सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी होती है वो ग्रुप 13 की होती है, जैसे बोरोन हो गया, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो इनको हम ऐड कर देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये हमारे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। तो एन टाइप में हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ग्रुप 15 के एलिमेंट, और पी टाइप में हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके यूपी पीजीटी में, CSI नेट गेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए NaCl की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो Na पॉजिटिव होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया था जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो डायगोनल में या फिर एज में। तो यहाँ पे जो रेड से दिखाया गया है वो Cl है और जो ब्लैक से दिखाया गया है वो Na है। तो आप देख सकते हैं जो Na है ब्लैक से है वो क्या है, सभी के सभी एज के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम होते हैं वो एज के बीच में रहते हैं। अब बात करें क्लोराइड की, तो यहाँ पे NaCl में जो क्लोराइड होता है वो FCC बनाता है। इसका मतलब वो कॉर्नर पे और सभी फेसिस पे प्रेजेंट रहता है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि जब हम बात करेंगे NaCl की, तो NaCl में जो सोडियम होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है और क्लोराइड फेस पे और कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो केवल एज में प्रेजेंट है। और एज कहाँ कहाँ हो सकती है, आपकी डायगोनल में हो सकती है और जो आपकी एजेस होती हैं उस पे हो सकती है। टोटल एज कितनी है, 12 कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/4 का, और डायगोनल में 1 का कंट्रीब्यूट करेगी, तो टोटल आगे केटायन 4। ऐसे एनाइन की बात करें तो एनाइन में जो Cl है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन, और फेस पे प्रेजेंट होगा तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूनिट है NaCl की वो कितनी है, वो है हमारी 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें Na और Cl की तो कितना होता है 6। तो अगर हमसे पूछा जाता है NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो होता है हमारा 6, लेकिन फॉर्मूला यूनिट इसकी 4 होती है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। दिस इज CHCl, और इसमें क्या होता है केस, CHCl में जो आपका सीजियम होता है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है जैसे दिखाया गया आपको, और Cl आपका कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तो CS आपका है सेंटर में प्रेजेंट और Cl आपका कॉर्नर में प्रेजेंट। तो देखिए Cl जो आपका CS है, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है तो 1 का कंट्रीब्यूट करेगा। जो Cl है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो तो कॉर्नर में प्रेजेंट है, इसलिए 1 का कंट्रीब्यूशन ये करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का आता है 8 इसलिए आता है क्योंकि जो सीजियम है ये 8 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, 4 से नीचे से और 4 से ऊपर से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8। ऐसे ही जो कॉर्नर्स होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 यूनिट सेल से सराउंड रहते हैं, इसलिए क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 8 आ जाएगा। इसकी फॉर्मूला यूनिट अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ सीजियम 1 है, क्लोरीन भी, क्लोराइड भी 1 है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट हो गया है 1। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। कैल्शियम डाइफ्लोराइड, Mg फ्लोराइड, और ये इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसमें जो तीनों मेटल्स होती हैं ये FCC में रहती हैं, और जो फ्लोराइड होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए यहाँ पे जो रेड से दिखाया गया है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है जो कि फ्लोराइड है, और ये 4 उससे बॉन्ड बनाता है। इसलिए अब चलिए देखते हैं नंबर ऑफ आयन कैसे रहेंगे। तो हम कैल्शियम अगर हम देखें तो कैल्शियम यहाँ पे FCC बनाता है, यानी कि जो कैल्शियम है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एज वेल है वो फेस पे भी प्रेजेंट है, तो कैल्शियम हो गया यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे कैल्शियम 4 है, इसका मतलब कैल्शियम FCC बनाता है, तो नंबर ऑफ ऑक्टावॉइड कितने हो गए 4, टेट्रावॉइड कितने हो जाएंगे 8। तो सभी टेट्रावॉइड को फ्लोराइड क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे सोडियम हो गए, सॉरी कैल्शियम हो गए 4 और फ्लोराइड हो गए आपके 8। तो टोटल अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका कैल्शियम का है वो 8 है और फ्लोराइड का कितना है 4 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं Na2O को, इसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं, और इसमें जो Na पॉजिटिव होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, O नेगेटिव प्रेजेंट होता है FCC में। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो O2 नेगेटिव वो FCC बना रहा है तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे इसके अंदर 4 हो जाएंगे। और सोडियम क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसके टोटल नंबर 8 हो जाएंगे, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना आ गया, O2 नेगेटिव का 8 है और सोडियम प्लस का 4 है। तो ये स्ट्रक्चर था Na2O का। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट, जिंक ब्लेड इसको बोला जा रहा है। जिंक ब्लेड को ZnS भी बोलते हैं। इसमें जो Zn होता है वो टेट्राहेड्रल के हाफ वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। जो आपका सल्फर है वो FCC फॉर्म में रहता है। देखिए जब सल्फर FCC में होगा तो एटम कितने देगा 4 देगा। तो इसमें टोटल ऑक्टावॉइड कितने हो गए, ऑक्टावॉइड टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर,
ऑक्टावॉइड भी 4 हो जाएंगे, टेट्रावॉइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका जिंक है वो इसके आधे वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, तो जिंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक आपका आ गया 4, जो आपका सल्फर है वो भी कितना आ गया 4, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 4 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गया इनका, 4 4। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर हमारा एक और है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमको दिया गया है कैल्शियम टाइटेनियम O3, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं परवोक्साइट भी बोलते हैं इसको। इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं, इसको हमने अलग अलग दिखाया है। जो ग्रीन से वो कैल्शियम है, रेड से टाइटेनियम, और इससे जो दिखाया ब्राउन से वो O2 नेगेटिव है। देखिए जो आपका कैल्शियम होता है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, और जो आपके टाइटेनियम होते हैं वो कॉर्नर पे रहते हैं, और जो आपके O होते हैं, वो ऑक्सीजन होते हैं, वो एज पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्योंकि सेंटर में है तो वो एक ही रहेगा, टाइटेनियम कॉर्नर पे है तो वो भी एक रहेगा, और जो ऑक्सीजन है क्योंकि वो एज पे प्रेजेंट तो वो 3 हो जाएंगे। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, कैल्शियम का, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12, टाइटेनियम का आएगा 6 और ऑक्सीजन का आएगा 2। तो ये थी हमारी कंप्लीट सॉलिड स्टेट, और इसको हमने कंप्लीट किया है। ये आपके जो सिलेबस मैंने आपको कवर कराया है, CSR नेट, गेट, UP PGT केमिस्ट्री, और इन सभी के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आप इसको वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ में आपको सभी हैंड रिटन नोट्स भी मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।